टॉपिक हमारे छूट गए थे तो उसको हम लोग पहले ले लेते हैं। पहली चीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी हैं। फील्ड लाइंस हमको देती हैं ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड, किस जगह पर फील्ड की डायरेक्शन क्या है और उस जगह पर उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये दोनों दिखाने के लिए हम एक पिक्चर बनाते हैं और उस पिक्चर में लाइंस बनाते हैं। उसके बाद हमने कुछ नियम बनाकर रखे हैं, वो नियम हम आपस में डिस्कस करके सेट कर लेते हैं और उस नियम को आप भी जानते हैं। मैं जब पिक्चर बना दूंगा और लाइन बना दूंगा तो आपको पता लगेगा कि उस लाइन का मीनिंग क्या है, उस पिक्चर का मीनिंग क्या है। ओके, जैसे मैग्नेटिक लाइंस, ये मैंने एक लाइन बनाई और कहा कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। यहां पर ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तीसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये एक पिक्चर है। ये पिक्चर ये रिप्रेजेंट करती है कि यहां पर अगर हम एक मैग्नेट का नीडल रखेंगे या एक मैग्नेट रखेंगे तो वो मैग्नेट अपने आप को ऐसे सेट कर लेगा, ये इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमको क्या देती है? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हम वहां पर मैग्नेटिक नीडल रखेंगे तो वो मैग्नेटिक नीडल उस डायरेक्शन में, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। अगर यहां मैग्नेटिक नीडल रखेंगे तो वो इस डायरेक्शन में होगी, यहां रखेंगे तो इस डायरेक्शन में होगी। तो ये हमको क्या दिखाती है? क्या दिखाती है? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर लोकेशन। दूसरा, इसकी डेंसिटी हम देखते हैं और इसी एरिया में यहां पर 4 लाइन है। दिस शोज कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है और यहां मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। तो अभी तक हमको 2 चीजें इसमें पता लगी, एक डायरेक्शन और दूसरी स्ट्रेंथ, डायरेक्शन ऑफ दी एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये 2 चीज। अच्छा, अब इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज हम इस तरह से याद करते हैं। एक प्रॉपर्टीज जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी की ही कॉपी है, वो ये है कि 2 लाइनें ना, पहले ये लेते हैं सोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव पे जाकर खत्म हो जाएगी। कैसे बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? कैसे पता लगता है? एक पॉजिटिव चार्ज को हम रखेंगे, जिस लोकेशन पर रखा वहां अगर फील्ड लाइन ऐसी है तो फोर्स ऐसा लगेगा उस पर, और अगर फोर्स ऐसा लगेगा। चलने का कौन? इलेक्ट्रिक चार्ज। फील्ड लाइंस में हम डायरेक्शन मैग्नेटिक नीडल हम सिर्फ नॉर्थ पोल नहीं ला सकते क्योंकि नॉर्थ और साउथ सेपरेट नहीं होते, इसलिए हमको जोड़ी ही लानी पड़ती है। तो मैग्नेटिक नीडल ही लाना पड़ता है। तो यहां हमने नीडल रखा नॉर्थ साउथ, ऐसे सेट हो गया। यहां रखा नॉर्थ साउथ, यहां रखा नॉर्थ साउथ, इस तरह से। ओके, ये पहली चीज। दूसरी चीज स्ट्रेंथ के बारे में। तीसरा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो हमने ये देखा कि ये इसकी बड़ी स्पेशलिटी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। अगर स्टार्टिंग नहीं होता तो कहां से आती है? तो हमारा ये कहना है दे आर क्लोज्ड लूप्स। क्लोज्ड लूप्स। क्लोज्ड लूप का क्या मतलब होता है कि वो ऐसे जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जहां घूमकर वापस अपनी जगह पर फिर आ जाएगी। तो हम कहीं से भी स्टार्ट करें, ये ऐसा चलते चले जाएंगे। तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता और कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होता है? स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जहां नेगेटिव चार्ज आया वहां लाइन खत्म हो जाएगी। ठीक है,
तो ये है क्लोज्ड लूप्स। चौथा, डोंट क्रॉस ईच अदर। दे डोंट क्रॉस ईच अदर, यही प्रॉपर्टी इसमें भी होती है। दीज ऑल्सो डोंट क्रॉस ईच अदर। और इसकी प्रॉपर्टीज देखिए, attract, now try to shrink, they are like stretched strings, एक खींचे हुए तार जैसी होती हैं। और ये जो खींचा हुआ तार है ये क्या करता है, ये अपनी लेंथ को छोटा करना चाहता है। ट्राई टू डिक्रीज इट्स लेंथ, ट्राई टू डिक्रीज इट्स लेंथ। इसलिए हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हमने एक मैग्नेट ऐसे रखा नॉर्थ और ये एक मैग्नेट रखा साउथ, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं, ऐसे साउथ में जाती हैं, साउथ से मैग्नेट के अंदर नॉर्थ में जाती हैं, नॉर्थ से फिर मैग्नेट के बाहर ऐसे जाती हैं, और यहां से फिर ये ऐसे घूमकर आएंगी, ये इस तरह से, और यहां पर साउथ, और साउथ से फिर ऐसे, ये क्लोज लूप बन गया। यहां पर देखिए ये क्लोज लूप क्या कोशिश करता है, अपनी लेंथ को छोटा करने की। अगर ये वाला लेंथ इतना बड़ा है 100 सेंटीमीटर और ये इसको 90 करना चाहता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये मैग्नेट को इधर खींचना होगा और ये मैग्नेट को इधर खींचना होगा, तब ये 100 से क्या हो जाएगी 90, और ये 100 से 90 होना चाहती है। दिस इज लॉन्गिट्यूडनल रिडक्शन ऑफ द साइज। तो ये चूंकि छोटा होना चाहती है, दे ट्राई टू डिक्रीज इट्स लेंथ, और वी कैन से इट ट्राइज टू श्रिंक। तो श्रिंक होने के कारण अगर ये छोटा होगी तो ये दोनों मैग्नेट को क्या करेगी, एक दूसरे की तरफ लाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं कि दोनों के बीच कौन सा फोर्स होता है, अट्रैक्शन का फोर्स होता है। ठीक है, तो अट्रैक्शन का फोर्स क्यों हो गया, उससे हमने लाइन को कैसे अटैच कर दिया कि लाइन हमेशा अपनी लेंथ को छोटा करना चाहती है, इसलिए फोर्स लगाती है। अच्छा, एक लाइन ऐसे है नॉर्थ से निकल रही है, दूसरा हमने नॉर्थ एक यहां रख दिया, ये लाइन यहां से निकल रही, लेकिन दोनों का इंटरसेक्ट करना, दे डोंट क्रॉस ईच अदर, इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या, यहां से ये लाइन ऐसे चली जाएगी और ये लाइन ऐसे चली जाएगी। जब ये दोनों लाइनें ऐसी जाएंगी तो देखिए ये नॉर्थ, और यहां पर भी हमने रखा नॉर्थ, इस लाइन को साउथ में जाना है और ये आराम से ऐसे जा रही थी, इसको भी जाना है, ये भी ऐसे जा रही थी, पर यहां क्या हो गया, दोनों को पास में ले आए, क्रॉस, दिस क्रॉस इज नॉट अलाउड। तो ये लाइन है, ये ऐसे चली जाती है और ये ऐसे चली जाती है। अब इनको क्रॉस नहीं करना पड़ा, पर इनको ये पसंद नहीं आता, इनको ओरिजिनल रास्ता इधर था, तो ये क्या करती हैं, अपने ओरिजिनल रास्ते में जाने के लिए कोशिश करती हैं, चाहती है कि ये लाइन पीछे चली जाए ताकि यहां इसकी जगह बन जाए, ये लाइन पीछे चली जाए तो यहां इसकी जगह बन जाए। अगर इसको पीछे ढकेलना चाहती है तो कहां जाना चाहिए, पीछे। अगर ये इधर जगह बनाना चाहती है, कैसे पॉसिबल है, ये पूरा मैग्नेट कहां जाएगा, पीछे। इसलिए ये दोनों मैग्नेट एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, किस तरफ, ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं, रिपल्शन। दिस इज व्हाट, रिपल्शन। तो आप देखिए रिपल्शन कब होता है, जब दोनों पोल कैसे एक जैसे, और अट्रैक्शन कब होता है, जब नॉर्थ और साउथ होता है। इस तरह से हमने लाइन से इसको एक्सप्लेन किया।
इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, ये हमने लिखा, द लाइन्स ट्राई टू डिक्रीज देयर लेंथ, दे बिहेव लाइक स्ट्रेच स्ट्रिंग। यहां पर क्या करती हैं, लाइन्स रिपेल, लाइन्स रिपेल ट्रांसवर्सली, लाइन्स रिपेल ट्रांसवर्सली, ट्रांसवर्सल रिपल्शन होता है ये, यानी ये लाइन है, ये इसका 90, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। ये लाइन है, ये फोर्स है अलोंग द लाइन, ये अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन इसमें होता है ट्रांसवर्सल डायरेक्शन में। और लेंथ वाली डायरेक्शन में क्या होता है, अपने आप को छोटा करना चाहती है, इट ट्राइज टू श्रिंक। तो ये बिहेवियर समझ में आ रहे हैं, ये श्रिंक होना चाहती है तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के नजदीक आना चाहते, ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं तो नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे से दूर जाना चाहते। दिस इज द बिहेवियर हाउ वी एक्सप्लेन कि नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्शन और नॉर्थ साउथ में अट्रैक्शन होता है। ओके, तो हो गया। अब अगर हमने दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक जगह पर बनाई तो कैसे बिहेव करेगा वो, जैसे ये वाली मैंने बनाई, ये इसका बिहेवियर देखिए। यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और यहां पर हमने एक मैग्नेट लटका दिया, ये नॉर्थ और ये साउथ, नॉर्थ से ऐसी लाइन निकलती है और साउथ से ऐसी लाइन निकलती है। ये इस नॉर्थ पर इसके कारण ऐसे फोर्स लगता है और इस साउथ पर ऐसे फोर्स लगता है, फोर्स, ये कौन है, लाइन। तो इसका क्या होगा, ये दो फोर्स इक्वल हैं, अपोजिट हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, तो ये साइकिल के हैंडल जैसे, ये साइकिल का हैंडल है, इधर फोर्स लगाया इधर फोर्स लगाया, ये क्या करेगा, घूम जाएगा। ये दोनों फोर्स ने मिलकर क्या क्रिएट कर दिया, टॉर्क, ये टॉर्क क्रिएट करके घूम जाएगा। तो हम क्या देखते हैं और क्या कि ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये इसके क्रॉस नहीं रहना चाहती, ये चाहती है इसकी लाइन में आ जाना, तो इसलिए ये अपने आप को ऐसे टर्न कर लेता है और ये ऐसा टर्न करके ये मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा ले आता है। अब देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट का, और ये जो हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है एक्सटर्नल, दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। यही कोशिश होती है दो मैग्नेटिक फील्ड्स की, दोनों हमेशा क्या चाहते हैं, एक ही डायरेक्शन में आ जाएं, और जब तक वो नहीं आते तब तक उनके सोर्स को घुमाने के लिए कोई टॉर्क बनता है, वो टॉर्क उसको घुमाता है। समझ में आ गया। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में घूमते हैं और घूमकर उनका घूमने का उनका टारगेट क्या होता है कि उनका मैग्नेटिक फील्ड और बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक लाइन में आ जाएं। ठीक है। यहां पर एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट की फील्ड लाइन कैसी होती है देखिए। ये मैग्नेट नॉर्थ साउथ, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। यहां से मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकला, साउथ में आया, नॉर्थ से निकलकर साउथ में, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ। ये नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ, ये वैसा निकलेगा। अगर कॉइल है तो ऐसे निकलेंगे। ये दूसरा एग्जाम्पल, ये एक और एग्जाम्पल। तो जितनी भी लाइंस निकलती हैं सभी लाइंस बाहर में भी जाती हैं और अंदर में भी उतनी ही लाइन प्रेजेंट होती है।
सभी लूप कंटिन्यूअस लूप्स हैं और कहीं भी ब्रेक नहीं करते। नॉर्थ से लाइन निकलती है। ओके, यहां पर और आगे देखिए, ये नॉर्थ साउथ नॉर्थ, दो कॉइल आमने सामने रखी या दो मैग्नेट रखें। अब लाइंस देखिए, ये ऐसे इस तरह से साउथ से नॉर्थ मैग्नेट के अंदर, बाहर नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ, बाहर फिर नॉर्थ से घूमकर साउथ। इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जो हमेशा कंप्लीट सर्किट बनाती हैं, नॉर्थ टू साउथ बाहर में और अंदर में साउथ टू नॉर्थ। ऐसे अंदर ये भी कंप्लीट होगी इस तरह से। ये नॉर्थ टू साउथ जाना है, एक मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट में भी जा सकते हैं और अपने मैग्नेट में भी नॉर्थ टू साउथ जा सकते हैं। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दोनों जगह पर देखिए कैसी होगी। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताइए और यहां बताइए। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ B1 B2, सो B1 इज स्ट्रॉन्गर देन B2। आप देख रहे हैं B1 पर लाइन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और B2 वाली लोकेशन पर कम है। तो इस तरह से B1 पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और B2 पर वीक है। अब एक और तरह की पोजीशन देखिए, दोनों मैग्नेट हम काफी नजदीक ले आए। ओके, ये नॉर्थ और ये साउथ, इसके बीच में जो पॉइंट होगा वहां पर नॉर्थ भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, साउथ भी बनाएगा, दोनों की डायरेक्शन एक तरफ होंगी, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमको दिखेगा लाइंस के ज्यादा कंसंट्रेशन से। तो बीच में लाइन का कंसंट्रेशन ज्यादा और आसपास लाइन का कंसंट्रेशन कम होगा। तो अगर इसको हम B1 B2 माने तो यहां पर B1 की वैल्यू कम होगी और B2 की वैल्यू ज्यादा होगी। सो हियर B2 इज स्ट्रॉन्गर देन B1। तो जब दोनों नजदीक होते हैं तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और जब दूर होते हैं तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है और आसपास ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो दिस इज हाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। हमने पहले मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखी और स्ट्रेंथ के बेसिस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई हैं। ओके, नजदीक होने से सेंटर में ज्यादा, इस तरह से इनके मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस हम बनाएंगे। अब हम देखेंगे दोनों पोल नॉर्थ नॉर्थ आमने सामने हैं। नॉर्थ से लाइन निकलती है लेकिन एक दूसरे को काटना मना है और वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं तो दूर चली जाएंगी। और बीच में आप देखिए यहाँ कोई लाइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। ओके, ये ऐसी लोकेशन आएगी। तो इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दोनों तरफ से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है एक दूसरे से उल्टी डायरेक्शन में बनता है और ये कैंसिल कर देता है, इसलिए यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। तो ये जो लोकेशन है दिस इज नो मैग्नेटिक फील्ड लोकेशन।
This is also known as null point for the two magnets, and at the null point there is no magnetic field. इसी तरह से हम कहीं पर मैग्नेट रखते हैं तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, ये अगर दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे तो उस लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी और वहां पर हमें कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं मिलेगी. दैट विल बी नोन एज नल पॉइंट, जो कि आपने यहां पर देखा. ओके, इसके बाद दूसरा एग्जांपल हम अगले एग्जांपल देखते हैं. दिस इज ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो ये हमें क्या दिखाती हैं? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और आपको याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप्स होती हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज लूप्स, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ. और बाकी पॉइंट भी आप याद रखेंगे. दे डोंट क्रॉस ईच अदर जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड दे बिहेव लाइक स्ट्रेच्ड स्प्रिंग्स. ये लाइंस अंदर में होती हैं और बाहर में नॉर्थ टू साउथ, इस तरह से इनकी डायरेक्शन होती है. और इसको हम राइट हैंड कर्ल रूल से भी देख चुके हैं अगर करंट का कॉइल होगा तो इसको नोट कर लेते हैं. Outside the source, the direction is north to south. Inside the source, it is south to north. Okay. Then other points don't cross each other and they behave like a stretched strings. ये सारे पॉइंट्स आपको इनके बारे में याद रखने हैं और कम से कम ये 4 पॉइंट तो आप जरूर याद रखिए. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्पेशलिटी और ये स्पेशली इनकी डायरेक्शन कैसी होती है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर. ओके, they repel each other and go away. That is why north to north there is a repulsion. North to south they try to become short, so there is a force of attraction. Okay, now we will study the next thing. And that is, if there is a current in straight conductor, then how will be the magnetic field around it? Magnetic field inside it. We have studied that if current is flowing in a conductor, there will be magnetic field around it, and that has been seen by Ampere's law. The same Ampere law we can apply to study the magnetic field inside a conductor. Let us magnify and see. This is a conductor. It is a cylindrical shape and this is axis of this conductor. Current I is flowing through it. Capital R is the radius of this conductor. This is a solid conductor and the current I flow through it, and from each particle the current is flowing. The magnetic field is in the shape of circles around it. Now P is any point at a distance R and we will have a magnetic field here. ये magnetic field हम लोग निकाल चुके हैं और इसकी क्वांटिटी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होती है. ये सोचकर कि करंट कैरिंग कंडक्टर बहुत लंबा है. ओके, यहां पर B और R एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हैं. ओके, दैट मीन्स अगर R बढ़ता जाएगा तो B की वैल्यू कम होती चली जाएगी और ये इनवर्स दिखाएगा एंड दिस इज ए इनवर्स ग्राफ. जैसे जैसे R छोटा होगा
P की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है और नजदीक आइए और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। इस तरह से सरफेस तक हम आए तो मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग हमें मिलता है। अब अगर हम इसके अंदर आ गए और ये स्मॉल r की वैल्यू अब कैपिटल R से छोटी हो गई, तो उस समय इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, इसको हम लोग अब स्टडी करना चाहते हैं। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है या इससे कम है। इसके लिए फिर से हम एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करेंगे और एम्पियर्स लॉ के सभी स्टेप इसमें फिर से लगाकर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है? आंसर है यस, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन हर जगह पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा। हमने बियोसावा लॉ से निकाला था कि जब r की वैल्यू, जब ये थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, यानी एक्सिस पर जीरो होता है। लेकिन इस पॉइंट पर कितना होगा जब r छोटा होके और कम, यहां पर ये r छोटा हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसको हम निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए हम फिर से एम्पियर्स लॉ की हेल्प लेते हैं और यहां पर एम्पियर्स लूप बनाएंगे और इससे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। एम्पियर्स लॉ, ये उसका एक एप्लीकेशन होगा जो हमको हेल्प करेगा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालने में। और ये हम ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। Okay, now inside this conductor the first step is to make an Amperian loop. Here we make an Amperian loop which is around the axis, a circular loop around the axis. An Amperian loop is created in shape of a circle, और ये सर्कल की एक्सिस वही रहेगी जो इस सिलेंडर की एक्सिस है। So the plane of the circle is normal to the axis. We will write it coaxial with the cylindrical shape or with the conductor. जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पॉइंट P पर, ये वाला पॉइंट, उसमें से इस लूप को जाना चाहिए। ये तो ये हमने लूप बनाया। ये लूप इसी एक्सिस के चारों तरफ बनता है एंड द प्लेन ऑफ द लूप इज नॉर्मल टू द एक्सिस। ओके, अब इसी में हमको एक्सप्लेन करना है मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। यहां पर हर लोकेशन पर R बराबर है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम होगी। इसी चीज को हम लिख देते हैं, एट एवरी पॉइंट द स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड B is same. Now, what is the angle between theta? This is direction of the loop and this is the direction of magnetic field. Now, loop and magnetic field both are in the same curvature, in the same loop, so they are parallel to each other. Again, Amperian loop and magnetic field, they are in the same direction in the circle, so angle between them will be 0.
So we'll write theta at every point is 0. So we have mentioned B is constant and theta is equal to 0 at every point. This is symmetry of the Amperian loop, and we should make an Amperian loop like this. Okay. So B is same and theta is 0. We have done the first step for the Amperian loop. Now we go for the second step and we'll get the value of closed integral BdL. Here we have already proved that B is constant at every point. So out of this BdL sine theta, BdL cos theta, B is same at every point, so it is constant. B is taken out and we write integral, closed integral dl cos theta. Now theta is 0, so cos theta is equal to 1 and we don't have to write it. So this is only closed integral dl. Now dl for the complete circle. इस पूरे को ज्वाइन किया तो ये क्या बन जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई r. So this is b into 2 pi r. Okay. So this we have done closed integral BdL and its value. Now third point, we have to find out current inside Amperian loop, current passing through the loop, and this is a very important point. इसके अंदर से करंट जा रही है कि नहीं जा रही है, तो आंसर है करंट पूरे मटेरियल में से जा रही है, इसके बाहर से भी और इस लूप के अंदर से भी. अंदर और बाहर दोनों तरफ से करंट जा रही है और ये करंट की क्वांटिटी है I. लेकिन हमको सिर्फ वो करंट चाहिए जो लूप के अंदर से जा रही है. लूप के बाहर से जाने वाली करंट एम्पीरियन लॉ में नहीं आएगी. तो लूप के अंदर से जो करंट जा रही है उसकी कैलकुलेशन करने के लिए, ये लूप है, इस एरिया में से करंट जाएगी. तो पहले हम ये करते हैं कि करंट की डेंसिटी निकाल लेते हैं कि पर यूनिट एरिया कितनी करंट जा रही है, फिर उसमें इस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो बाहर वाली करंट नहीं चाहिए, सिर्फ अंदर वाली चाहिए, इसलिए अंदर वाले एरिया का मल्टीप्लाई करेंगे. पहले पर सेंटीमीटर या पर स्क्वायर एरिया जो करंट ऊपर जा रही है उसको कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, तो इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं. देखिए टोटल करंट है I और उसको हमने डिवाइड कर दिया उसके टोटल एरिया से. ओके, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो जो उसमें से करंट पर यूनिट एरिया निकल रही होगी दैट विल बी I डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर. कैपिटल I टोटल करंट है, पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. अब ये हो गया करंट डेंसिटी, दैट इज करंट पर यूनिट एरिया. अब एम्पीरियन लूप का एरिया कितना है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर. तो ये आ गया करंट पासिंग थ्रू एम्पीरियन लूप. पाई पाई कैंसल एंड दिस इज I into small r square upon capital R square. Okay, so this much current is passing through the Amperian loop. Note it down. So we have done the two things, closed integral BdL value and current passing through the loop, that value. Now the time has come to put the values. Putting the values,
in the Ampere's law, and Ampere's law is क्लोज इंटीग्रल BDL म्यू नॉट I। इसमें वैल्यूज को रखा और ये वैल्यूज अभी आपने निकाली थी। BDL की वैल्यू कितनी आई थी? B इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट, और I की वैल्यू हमने क्या लिखी? I स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। दिस, अब इसको सॉल्व करिए। दोनों तरफ से एक स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा, 2π नीचे चला जाएगा, ओके। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन पाई r स्क्वायर। म्यू नॉट 2π नीचे आ गया, म्यू नॉट I अपॉन 2πr स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करता हूँ, पहले सुन लीजिए फिर इसको लिख लीजिए। सबसे पहले हमने इसमें एम्पीरियन लूप बनाया। एम्पीरियन लूप कहां से जाना चाहिए? P से जाना चाहिए, तो इसलिए हमने इसको एक सर्कल बनाया विच इज पासिंग थ्रू P। सिमेट्री के लिए जितना इधर रेडियस लिया उतना ही इधर रेडियस लिया। इसको इसी फ्लैट में बनाया सो दैट इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस दोनों बराबर रहे। अब हर पॉइंट इसका स्मॉल r डिस्टेंस पर है। यहां पर हमने ऐसे बनाया और हर पॉइंट कितना दूर है? r। इसलिए हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी होगी? सेम, क्योंकि बियोसावार्ट्ज लॉ से B इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। R बराबर है तो हर जगह B भी बराबर है। इसकी हमको जरूरत पड़ेगी जब हम इस B को इंटीग्रेशन के बाहर करना चाहेंगे। क्या शर्त होती है मैथ्स में? दिस शुड बी ए कांस्टेंट। इसलिए हम एम्पीरियन लूप ही ऐसा बनाते हैं कि B कांस्टेंट रहे। तो ये हमने बना दिया। दूसरा, हमने ये एक्सप्लेन किया दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टर इज इन द शेप ऑफ ए सर्कल and our Amperian loop is also in shape of a circle. Therefore, angle at every point is 0. They are parallel to each other. So, zero. ये दोनों हो गए। ओके, इसको हम आगे यूज करने वाले हैं। क्लोज इंटीग्रल BDL जो हमारे एम्पियर्स इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें से BDL cos थीटा होता है। यहां हम इसको 0 रख सकते हैं क्योंकि हर पॉइंट पर 0 है। अगर हर पॉइंट पर 0 नहीं होता तो हम इसको नहीं रख सकते, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते थे। So now it is 0, so cos 0 is equal to 1, तो इसको हमने 1 कर दिया। So this is B बाहर आ गया, इंटीग्रल DL। DL 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 भी लेंथ को हमने ऐसे जोड़ दिया, DL DL DL, so this become 2πr and this is 2πr। उसके बाद करंट पासिंग लूप, टोटल करंट इसमें से I पार हो रही है, तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितनी करंट आएगी? I डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। और ये है कितने सेंटीमीटर? πr स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो इसमें कितनी करंट पार होगी? इसको πr स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, IR स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये करंट इसमें से पार हो रही है। हमने इसकी अप्लाई कर दिया एम्पियर। BDL की वैल्यू रखी, दिस इज B इंटू 2πr, म्यू नॉट के बाद IR स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, कैंसिलेशन किया, B which is mu naught IR upon 2πr square, राइट? इस तरह से ये हमने B की वैल्यू निकाली। अब इसमें एक स्ट्रेंज चीज हमको मिलती है, वो ये है कि B और R का रिलेशन कैसा है। दिस इज पावर 1, दिस इज पावर 1 और दोनों ऊपर हैं, तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू R। और जब ये
तो ये रिलेशन कैसा था, आर नीचे बी ऊपर, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू आर। यहां पर आर को कम करते जाइए, बी बढ़ता जाएगा, यहां पर आर को कम करते जाइए, आर को कम करते जाइए, तो क्या होगा, कम होते जाएगा। तो यहां पर बी कम होते जाएगा, आर को बढ़ाते जाइए, बी बढ़ता चला जाएगा। अब ये बताइए, अगर ये वाला आर, ये आर हमने छोटा कर करके 0 कर दिया, सेंटर पे पहुंच गए, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो एट द एक्सिस हाउ मच इज द बी, बी इज इक्वल टू 0 एट द एक्सिस। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और हम सरफेस पे पहुंच गए तो बी की वैल्यू सबसे ज्यादा। क्यों, सरफेस के बाहर नियम बदल गया। सरफेस के बाहर का रूल क्या है, सरफेस के बाहर में रूल, आर अगर बढ़ते जाएगा तो बी कम होते जाएगा। तो यहां से बाहर जाते हैं बी डिक्रीज होता है, यहां से सेंटर की तरफ जाते हैं डिक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा बी कहां हुआ, ऑन दी सरफेस। So in any conductor, where is the surface of the conductor? तो ये हमने नोट कर लिया, at surface। ओके, अब देखिए इसी को लेकर हम एक ग्राफ बनाते हैं, और ये बी की वैल्यू है, आर क्या है, ये डिस्टेंस, यहां से 0 से यहां तक पहुंचे, कितनी दूर आ गए, कैपिटल आर, ये कैपिटल आर। इसके बाहर चले गए तो आर की वैल्यू और बढ़ती चली गई, आर की वैल्यू बढ़ती चली गई। तो ये कहां है, इन, और ये कहां है, आउट, आउटसाइड द कंडक्टर, इन द कंडक्टर। ये हाइट हमको दिखाती है बी। अब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना निकाला था अभी हमने, 0। ये सेंटर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की हाइट 0। अब ये बढ़ते चला जाता है, जैसे जैसे ये स्मॉल आर की वैल्यू यहां आई, फिर यहां आई, फिर यहां आई, यहां आई, तो ऐसे आर बढ़ते जा रहा है, बी की वैल्यू बढ़ते जा रही है। तो बी की वैल्यू ऊंची होती जाएगी, आर पर सरफेस पर आकर ये वैल्यू कैसी हो गई, मैक्सिमम। लेट अस से इतनी वैल्यू आ गई, ये बी मैक्स, ये यहां आ गया मैक्सिमम वैल्यू। अब मुझे ये बताइए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कैसा ग्राफ बनना चाहिए, शुड इट बी ए स्ट्रेट लाइन और शुड बी ए पैराबोला? स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि हम इक्वेशन देखेंगे, और इक्वेशन को जब हमने देखा, ये कहां का है, इनसाइड, ये इनसाइड का इक्वेशन है। इनसाइड के इक्वेशन में बी की पावर 1, आर की पावर 1, और जब पावर 1 to 1 होती है तो कैसा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन। 1 to 2 होगी तो पैराबोला। ओके, तो दिस इज 1 to 1, ये स्ट्रेट लाइन आर। अब बाहर आ जाइए, जैसे हम बाहर आते हैं ये वाला फॉर्मूला लगता है, B is proportionate to 1 upon R, तो that is B is proportionate to R the power -1। इसका ग्राफ कैसा होता है, तो दिस इज नोन एज इनवर्स ग्राफ, और इनवर्स ग्राफ ऐसा होता है, दिस इज इनवर्स ग्राफ। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। ये कहां है, आउटसाइड द कंडक्टर। आउटसाइड द कंडक्टर कैसा होता है, इनसाइड द कंडक्टर कैसा होता है, B is proportionate to R, outside B is proportionate to 1 upon R, on the axis 0, on the surface maximum। ये चारों चीजों आपको इस ग्राफ से पता लगती है। तो ये हमारे स्टडी हो गई, हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर विच इज कैरिंग करंट, राइट। इसको नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है, और उस डिवाइस से दोनों चीजें,
So galvanometer is a device which is used to find out presence of electric current and to measure the electric current. दोनों चीजें ओके, तो नोट करिए. गैल्वेनोमीटर presence of current and to measure it. What are the principles of physics which are involved in galvanometer? So the answer is what we studied in the previous class. Whenever a current is passing through a coil which is kept in a magnetic field, then a torque start acting on the coil and the coil will rotate. Okay? This is the principle. A current carrying circular coil placed in magnetic field. Magnetic field experience a torque. And rotate. Okay? Yes. Next. डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम. ओके, इसका डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमको एक कॉइल बनानी है. ये कॉइल हम एक प्लास्टिक फ्रेम पर या एक नॉन फेरस एल्यूमिनियम के फ्रेम पर ऐसा बनाते हैं, मेटल के फ्रेम पे. एक मेटल सिलेंडर लेंगे और उस मेटल सिलेंडर पर इस फ्रेम को डालेंगे. देखिए है, इस मेटल सिलेंडर पर हमने फ्रेम दिया, ये ऐसा ऐसा, ये ऐसे और इधर से ऐसे. ये फ्रेम इसको पहना दिया और इस फ्रेम के ऊपर ये अब हम इसको घुमा सकते हैं और ये ऐसा है, ये ऐसा घूमेगा. हमने क्या किया, इसके वो फेस हमने सिलेंड्रिकली काट दिया ऑन के ऐसे.
इसका बेनिफिट ये होगा, दिस इज एबल टू मेक ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अभी हम लोग करेंगे कि वो क्या होता है। ओके, दिस कॉइल इज फिटेड free to rotate of cylindrical magnet. मैग्नेटिक फील्ड। अभी वर्किंग में हम इसको स्टडी करेंगे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ओके, ये हमने ऐसे लटका दिया। अच्छा, इसको ये जो ऐसा नीचे यहां पर एक पाइवट, कुछ लोग को एक फ्रेम पे ऐसा रख दिया, इसके नीचे ये पट्टी लगी है, इस पट्टी में नीचे नोक बनी है, वो नोक यहां फ्रेम में लगी हुई। तो ये ऐसा, ये जो पट्टी है, इस पट्टी के साथ आयरन का स्प्रिंग लगा दिया। तो जैसे ही ये ऐसा घूमेगा, स्प्रिंग टाइट होगा। उस स्प्रिंग का एक सिरा हमने इस फ्रेम के साथ में फिक्स कर दिया और दूसरा सिरा इसके साथ लगा दिया। जैसे कि ये स्प्रिंग ऐसा होता है, ये इस सिरे को हमने टेबल के साथ क्या कर दिया, फिक्स फ्रेम के साथ, और ये वाला जो एंड है इसको हमने ये सिलेंडर के साथ लगा दिया। अब सिलेंडर को घुमाइए तो ये स्प्रिंग टाइट होगा, ये समझ आया। और अगर हम उसको घुमा के छोड़ देंगे तो ये स्प्रिंग उसको वापस ले आएगा। तो ये स्प्रिंग क्या क्रिएट करता है, रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट करता है। समझ आया। ये वाला एक स्प्रिंग नीचे लगा देते हैं और ऊपर भी लगा देते हैं। कई गैल्वेनोमीटर मैन्युफैक्चरर एक ही तरफ लगाते हैं, कई दोनों तरफ लगाते हैं। हमारा पर्पस क्या होता है कि अगर ये घूमे तो स्प्रिंग इसको वापस ले आए। समझ आया। ओके, सो इसको नोट कर लेते हैं। दिस मेक्स ए रेडियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यानी दोनों तरफ इसके पाइवट बनाए जाते हैं ऑन ए फ्रेम। एक हमने सॉलिड फ्रेम बनाया, उसके दोनों तरफ पाइवट बनाकर इसको लगा दिया और फ्रेंड्स to create restoring torque. इस तरह से हमने ये दोनों तरफ लगा दिया। On the base
कॉइल में करंट लगाने के लिए दो टर्मिनल लगा देंगे, उस दोनों टर्मिनल में हम बाहर से कनेक्शन करेंगे और करंट अंदर जाएगी। ओके, is made, a point system is made to measure ओके, ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। अब इसका डायग्राम इसके अंदर ये नॉर्थ और साउथ मैग्नेट्स हैं। मैग्नेट्स के जो ये हैं, ये दोनों एंड्स हमने कैसे बना दिए हैं, हाफ सर्कल। इसका बनाने का तरीका ये रहता है कि मैग्नेट का एक्चुअल फेस तो ये है, ये इस एक्चुअल फेस के ऊपर हमने इतना बड़ा लोहे का पीस लगा दिया, ये वाला, तो इस तरह से ये मैग्नेट बन गया। इसका फेस ऐसा आ गया, नॉर्थ साउथ। अब इसके अंदर हमने सिलेंडर को ऐसा डाला हुआ है, ये ऐसा डाला, उसके ऊपर ये तार लपेटी, तो हमको यहां क्या दिखता है, हमको यहां पर दिखता है ये सिलेंडर, ये, और इस सिलेंडर के ऊपर बनाया हुआ ये फ्रेम, और इस फ्रेम में लिपटी हुई तार। ये ऊपर से देखेंगे, दिस इज टॉप। तो ये मैग्नेट के दो फेस, ये सिलेंडर मेटल का, उस मेटल के सिलेंडर के ऊपर एक फ्रेम लगा हुआ है, और उस फ्रेम में ऐसे कॉइल, पीछे की चीज नहीं दिखेगी, खाली सामने सामने ये हमको दिखेगा। अब इस कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, ये आयरन, दिस मेटल सिलेंडर। अच्छा, अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, देखो, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और साउथ देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये ऐसे आई और यहां से ऐसे गई, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आई और ऐसे गई, यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और यहां से ऐसे गई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी। अब ये सब मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरफ डायरेक्टेड है, सेंटर की तरफ, जैसे कि रेडियस की डायरेक्शन होती है। तो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड बना, इस फील्ड को हम कहेंगे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इसमें कोई आपको ऑब्जेक्शन है? नहीं है? मेरे को है, बताइए क्या ऑब्जेक्शन है? यस, बिल्कुल ठीक। लाइंस आर नॉट अलाउड टू इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। क्या देख रहे हैं, ये लाइन ऐसे जा रही है और ये लाइन ऐसे जा रही है, ये तो काट दी एक दूसरे को, विच इज नॉट अलाउड।
और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बीच में टूटी नहीं होती है, इसका मतलब मेटल के अंदर हैं, वो कंटिन्यूअस हैं, और अगर हैं तो काटेंगी। बट ये चीज हमको समझनी है कि ये फील्ड हमको यहां पर मिलता है और लाइन कटती भी नहीं है। कैसे हो सकता है ये? देखिए ये किस तरह से होगा। ये यहां से ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आती है ये वाली, ये तो यहां से गई ऐसे स्ट्रेट, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये स्ट्रेट चली गई। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आती है और ये ऐसे चली जाती है। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आई और ये ऐसे चली गई। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आई और ऐसे चली गई। ये ऐसा और हाँ जी, बाकी सब मैग्नेटिक फील्ड लाइन वैसी ही हैं। किसी लाइन ने किसी को काटा नहीं काटा, ये एक्चुअली ऐसे लाइन बनती, ठीक है। तो लेकिन हम किस में देखते हैं? हम तो ये गैप में देखते हैं, इस गैप में, और इस गैप में देखिए, इस गैप में मैग्नेटिक फील्ड वैसा ही है जैसा था, राइट, यानी रेडियली आउटवर्ड। हमको क्या लगता है कि ये लाइन यहां से एंटर की और यहां से निकली, और एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये यहां से गई और यहां से निकली। यहां से जो निकली है ये कौन है? ये, ठीक है। लेकिन ठीक, अब दूसरी चीज, अगली चीज, ये जो कॉइल है इसमें जो घूम रही है उस कॉइल की डायरेक्शन देखिए। सुनो, ये वाली बना रही है 0, ये घूम गई, घूम ये है 0 के साथ कितना बनाती है? तो ये फील्ड हमने बनाया ही इसलिए है कि हर समय थीटा की वैल्यू क्या रहे? 0। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? सीधा मैग्नेटिक फील्ड था, ये है 0, और जब ये ऐसा घूमता 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, थीटा अलग अलग जगह अलग अलग होता। इससे क्या होगा अभी कैलकुलेशन में देखेंगे, लेकिन ये अरेंजमेंट हमारे क्या काम आता है? थीटा को हमेशा 0 क्रिएट करने के काम में आता है। तो ये एक डायग्राम आप इसका बनाइए। इसके बाद अगला डायग्राम हम बनाते हैं उसके पार्ट्स का जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं। इसे देखिए, ये मैं खाली इसका फ्रंट डायग्राम बना रहा हूं। ये कॉइल है, थोड़ी सी टर्न की हुई, इसके दोनों तरफ हमने ये मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है। ये दोनों क्या है? साउथ पोल। अच्छा,
अब ये इसमें ऐसे घूम सकती है, कितनी ये क्या है? कॉइल। कॉइल के अंदर सिलेंडर। अब एक छोटी सी चीज और इसमें रह गई, उसको बना देते हैं। और साथ फिक्स कर दिया। रिस्टोर एयर स्प्रिंग। उसके बाद इस कॉइल में जो तार लिपटी हुई है, इस कॉइल में ये तार लिपटी हुई है। बहुत सारे टर्म्स इससे लिपटे हुए हैं और इसमें से दो सिरे हमने निकाले जो ऐसे यहां से लिए और यहां गए और यहां पर लाकर हमने इसके T1 T2 ये क्या टर्मिनल। हमने दिखा लिए। अब इसके ऊपर ग्लास लगा दिया, इसको प्लास्टिक के बॉक्स में रख दिया, ये सारे काम कर दिए। तो ये गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन हो गया, डायग्राम। इससे मिलाकर देख लीजिए, हर चीज मिल गई, आपको समझ में आ गया। और मैंने आपको एक दिन दिखाया था गैल्वेनोमीटर, तो दैट वाज आउटसाइड, अंदर में ऐसा होता है। स्कूल के लैब में देखेंगे, अगर कोई पुराने गैल्वेनोमीटर पड़े होंगे टूटे हुए, तो उसके अंदर ये सारे पार्ट्स आपको दिखेंगे। तो अभी तक हम देख लिया इसका डायग्राम। नाउ वी विल सी कि कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड की कुछ स्ट्रेंथ होगी बी, ओके। उसमें हमने करंट पास की, तो क्या होने वाला है जो हम पिछली क्लास में पढ़े थे। मैंने करंट पास थ्रू ए कॉइल kept in magnetic field, it experiences a torque. And how much is that torque? बताइए। नंबर ऑफ टर्न्स एन आई बी ए।
और कुछ था? हाँ, साइन थीटा। ये फॉर्मूला आया था हमारा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क विच इज क्रिएटेड। ये वाला टॉर्क इसमें क्रिएट होता है और इस टॉर्क के कारण ये ऐसा घूमना शुरू करती है। ओके, इसमें हम एक छोटा सा करेक्शन करना चाहते हैं। थीटा अगर ये कॉइल है परपेंडिकुलर टू इट, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अब ये घूम कर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल? 0। सो व्हेन वी से द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज ऑलवेज 0। At the same time we can say angle between area vector and magnetic field is always 90 डिग्री। ये समझ आ गया सबको? तो प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ 0 होता है तो एरिया वेक्टर के साथ क्या होगा? 90। तो थीटा बिटवीन A and B which is always due to radial मैग्नेटिक। और इससे हमारा एक 1 मार्क क्वेश्चन भी बनता है। इन गैल्वेनोमीटर व्हाई डू वी यूज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? सो दैट एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 90 डिग्री वट एवर इज द रोटेशन। वो कितना भी रोटेट हो जाए थीटा हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा। दिस इज अवर पर्पस। हमने एक वेरिएबल खत्म कर दिया, साइन बस ये टॉर्क आ गया। अच्छा, दिस इज द टॉर्क क्रिएटेड। इस टॉर्क के कारण उसने घूमना शुरू किया। नाउ सेकेंड थिंग, torque is created बनाकर रखा हुआ है। जब ये घूमेगा तो वो स्प्रिंग टाइट होगा। जब वो टाइट होगा तो वो क्या करेगा? एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा इसको वापस लाने के लिए। सो दैट इज ए रिस्टोरिंग टॉर्क इज क्रिएटेड इन द हेयर स्प्रिंग। अच्छा, अब ये जैसे जैसे टाइट होता जाएगा, 2 टॉर्क काम कर रहे हैं। एक टॉर्क इसको घुमा रहा है और दूसरा टॉर्क स्प्रिंग में क्रिएट हो रहा है। जब ये घूम रहा है तो एक टॉर्क नहीं बढ़ता है और एक टॉर्क बढ़ते जाता है। बताइए कौन सा? रिस्टोरिंग वाला क्या होगा? बढ़ते जाएगा क्योंकि उसका एंगल बढ़ते जा रहा है। लेकिन ये वाला टॉर्क तो फिक्स है क्योंकि इसका थीटा हमेशा नहीं, ये मैक्सिमम ऑलरेडी हो चुका है तो ये टॉर्क नहीं बढ़ता। अब करंट ने टॉर्क बनाया है 40 और स्प्रिंग का टॉर्क है 0। थोड़ा सा घूमा स्प्रिंग, उसका टॉर्क 10 हो गया। अभी भी 40 भारी पड़ेगा और घूम गया, उसका टॉर्क 20 हो गया। अभी भी 40 भारी है और घूमा तो स्प्रिंग का टॉर्क भी 40 हो गया। अब दोनों के टॉर्क कैसे हो गए? बराबर हो गए। बराबर होने के बाद और नहीं घूम पाएगा, रुक जाएगा। इस तरह से दोनों के टॉर्क के बीच एक बैलेंसिंग कंडीशन आ जाएगी।
हम लोग भी देखते हैं, एक स्प्रिंग को हमको टाइट करने को बोलेंगे तो उतना ही तो टाइट करेंगे जितना हमारा हाथ टॉर्क बना सकता है। तो शुरू में तो हम बड़े आसानी से घुमाते हैं और बाद में जैसे वो टाइट हो जाता है और नहीं घुमा पाते। क्यों? द टॉर्क क्रिएटेड बाय आवर हैंड इज इक्वल टू द टॉर्क क्रिएटेड बाय द स्प्रिंग। ये बैलेंसिंग कंडीशन आ जाती है और स्प्रिंग का टॉर्क घुमाने के साथ बढ़ता है, हाथ का टॉर्क नहीं बढ़ता, वो फिक्स है। यही चीज यहां भी हो रही है। तो इसी चीज को नोट कर लेते हैं। ओके, इन द हेयर स्प्रिंग कॉइल इज इक्वल टू टॉर्क बाय स्प्रिंग। अब इन दोनों को हम लिख देते हैं। टॉर्क बाय कॉइल कितना? ए बी इज इक्वल स्प्रिंग हमको नहीं मालूम। हमने एक मान लिया कि वो जो स्प्रिंग है जब 1 डिग्री घूमेगा तो कुछ टॉर्क क्रिएट करेगा और उस टॉर्क को हम देते हैं के। दैट इज टॉर्क कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। क्या होता है ये? 1 डिग्री घूमने से जितना टॉर्क क्रिएट करता है। ओके, ये घूमता गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। जैसे ये 5 डिग्री पे पहुंचता है दोनों के टॉर्क बराबर हो गए। तो इसने कितना टॉर्क क्रिएट कर लिया? 1 डिग्री में कितना करता था? के। 2 डिग्री में 2K, तो 5 डिग्री में इसका टॉर्क कितना है? K इंटू 5। ये टॉर्क किसने क्रिएट किया? स्प्रिंग ने। ये टॉर्क किसने क्रिएट किया? कॉइल ने। दोनों टॉर्क बराबर हो गए, ये रुक गया। कब तक घूमेगा? गोज ऑन इंक्रीजिंग टिल। इस मौके तक वो घूमता रहा। नाउ इट स्टॉप। तो एट इक्विलिब्रियम, एट, इसको मुझे लिखना चाहिए था एट इक्विलिब्रियम, टॉर्क बाय कॉइल इज इक्वल टू टॉर्क बाय स्प्रिंग। ये आ गया। अब इसमें से सीधा सीधा हम आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम इसको मैथमेटिकली बिल्कुल इक्वल बनाना चाहें तो यहां हमको माइनस लगाना चाहिए। क्यों? एक का टॉर्क क्लॉकवाइज है तो स्प्रिंग का एंटी क्लॉकवाइज है, बट दैट इज मैथमेटिक्स, वी गो फॉर मैग्नीट्यूड ओनली, सो इट इज इक्वल टू दिस। देयरफॉर करंट इज इक्वल टू हाउ मच? A phi upon NAB, और इस फाई को मैं यहां अलग लिख देता हूं ऐसे। तो I इज इक्वल टू K अपॉन NAB इंटू फाई। अब यहां पर देखिए K क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग टॉर्क कांस्टेंट। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। जब कॉइल ऐसा घूमती है तो क्या नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होते हैं? नहीं होते। दैट इज ए कांस्टेंट। ए, एरिया ऑफ द कॉइल, ये भी चेंज नहीं होता। बी, ये जो परमानेंट मैग्नेट रखे हैं इनके बीच का मैग्नेटिक फील्ड, ये भी चेंज नहीं होता। तो ये कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट हमारे उसी समय तैयार हो जाते हैं जब हम गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये सारे किसके फीचर हैं? गैल्वेनोमीटर के। जितना बड़ा एरिया बनाएंगे कॉइल का वो हो जाएगा, जितने तार लपेटेंगे उतना एन क्रिएट हो जाएगा। ये सब गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन के फीचर हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और इसको लिख देते हैं जी। क्या फाई कांस्टेंट नहीं है? आंसर है नहीं, क्योंकि फाई क्या चीज है? एंगल, और एंगल तो ऐसा बढ़ते जाता है।
ये एंगल और ये क्या चीज है, करंट। तो जितनी ज्यादा करंट उतना ज्यादा एंगल। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है। Therefore, I is directly proportional to phi। तो यहां पर हमने ये प्रूफ किया कि हमको सिर्फ एंगल देखना है और एंगल देख के हमको क्या पता लग जाएगा, करंट। अगर एंगल 2 टाइम्स हो गया तो करंट भी कैसी हो गई, 2 टाइम्स। अगर एंगल 4 टाइम्स हो गया तो करंट भी 4 टाइम्स। दिस इज नोन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो I इज प्रोपोर्शनल टू फाई। हमको और कोई फॉर्मूला बीच में नहीं लगाना। डिग्री को देखिए, अगर डिग्री 3 गुना हो गई तो करंट भी 3 गुना हो गई, बस, और कोई फॉर्मूला नहीं। और डिग्री हम वहां से पॉइंटर से देख के यहां से कि ये कितना ऐसे बढ़ रहा है, उससे हमको क्या पता लग जाएगा, करंट कितने गुना बढ़ रही। तो दिस इज गैल्वेनोमीटर फॉर्मूला, ये वाला। ओके, तो ये नोट कर लीजिए, I इज प्रोपोर्शनल टू फाई। देयरफॉर करंट इज measured by deflection only। K upon NAB is galvanometer constant। K upon NAB is galvanometer constant। ठीक है, ओके। अब इसके बाद अगली चीज पर हम आते हैं, ये गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव का मतलब क्या, हमने बड़ी छोटी सी करंट इसको दी और इसने दिखाया, ये सेंसिटिविटी है। फिर से सुनिए, 2 गैल्वेनोमीटर हमने बनाए। एक गैल्वेनोमीटर को जब हम 1 मिली एम्पियर देते हैं तो वो 1 डिग्री आगे बढ़ता है। दूसरे को जब हम 0.1 मिलीमीटर देते हैं तो 1 डिग्री बढ़ जाता है। कौन सा ज्यादा सेंसिटिव है, पहला कि दूसरा? दूसरा, क्योंकि वो 0.1 एम्पियर से ही 1 डिग्री बढ़ जाता है। तो हम क्या कहते हैं, दूसरा गैल्वेनोमीटर तो बहुत सेंसिटिव है, थोड़ी सी करंट का ही प्रेजेंस हमको बता देता है। तो ये एक चीज होती है, गैल्वेनोमीटर की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहेंगे सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी किसको सेंस करता है, करंट को। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई करंट सेंसिटिविटी। तो गैल्वेनोमीटर की 2 प्रॉपर्टीज नोट करते हैं। 1 इज करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, इसको हम लिखेंगे सेंसिटिविटी ऑफ करंट, I। ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ करंट ये किसके बराबर होगी? तो इसका आंसर है सेंसिटिविटी ऑफ करंट इज कितना डिफ्लेक्शन होगा 1 यूनिट करंट देने से। तो दिस इज फाई अपॉन I। फाई अपॉन I, दिस इज करंट सेंसिटिविटी, यानी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ठीक है, ये करंट सेंसिटिविटी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी, दिस इज फाई डिवाइडेड बाय वोल्टेज, दिस इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। ओके, अब ये फाई की वैल्यू हम यहां से लग सकते हैं। यहां से फाई की वैल्यू निकालिए, बताइए फाई की वैल्यू कितनी आई? ये फाई अपॉन I, इस I को इधर ले जाइए, नीचे आ गया फाई अपॉन I और ये दोनों ऊपर चले गए, NAB अपॉन K। तो ये किसके बराबर हुआ? NAB अपॉन K। ये NAB अपॉन K हमको क्या देता है? करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, अब इस हम ऐसे लिख सकते हैं, फाई अपॉन बी को लिखना है I मल्टीप्लाइड बाय R। इसमें फाई अपॉन I की वैल्यू हमको पता है,
दिस इज NAB अपॉन K और ये वाला R यहां और डाल दीजिए। ये दोनों किसके फॉर्मूले हो गए? सेंसिटिविटी। तो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा होगी जब ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ये वैल्यू को हम ज्यादा करना चाहते हैं, छोटी सी करंट में ज्यादा डिफ्लेक्शन लाना चाहते हैं, तो ये सेंसिटिव हो जाएगा। उसके लिए हमारे फीचर क्या क्या होने चाहिए, ऐसे कौन से गुण, ऐसी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए कि ये बहुत सेंसिटिव हो जाए। देखिए ये बड़ा होना चाहिए। व्हाट इज दिस? यस, सो टू इंक्रीज सेंसिटिविटी, to increase sensitivity and large number of turns should be more, the sensitive हो जाएगा, और एरिया लार्ज, और बताइए बी स्ट्रॉन्गर। मैग्नेट जितने ज्यादा हमारे स्ट्रॉन्ग रहेंगे उतना ज्यादा ये सेंसिटिव होगा। ये तीन चीजें ये ज्यादा होनी चाहिए। के कैसा होना चाहिए? कम से कम। के है क्या? रिस्टोरिंग टॉर्क ऑफ द स्प्रिंग। इसका कम होने का क्या मतलब? बहुत थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे और स्प्रिंग घूम जाना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? इसका टॉर्क तो बहुत कम है, क्योंकि वो अपोज नहीं करता। इसका मतलब ये स्प्रिंग सॉफ्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सॉफ्ट। सॉफ्ट में टॉर्क बहुत कम होता है, और स्ट्रांग होगा तो देखिए घुमाने में कितनी मेहनत लगेगी, मोटा स्प्रिंग होगा तो। इसलिए स्प्रिंग हमारा कैसा होना चाहिए? सॉफ्ट, लेस, सॉफ्ट स्प्रिंग। सो नंबर ऑफ टर्न्स शुड बी मोर, एरिया शुड बी लार्ज, मैग्नेट शुड बी स्ट्रॉन्गर एंड स्प्रिंग शुड बी सॉफ्टर। इतनी चीजें होंगी तो ये बहुत सेंसिटिव हो जाएगा। समझ आया? तो ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। हाउ कैन वी मेक अवर गैल्वेनोमीटर मोर सेंसिटिव? दिस इज द आंसर। हाउ कैन वी मेक इट मोर सेंसिटिव? इज इट क्लियर? ये कौन सी सेंसिटिविटी बढ़ा रहे हैं हम? करंट की वोल्टेज? करंट। अगर हम पर वोल्ट की सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं, यही चलेगा कि कुछ और करना पड़ेगा? रेसिस्टेंस कम करेंगे। कैसे कम कर देंगे रेसिस्टेंस? अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स कम करते हैं कि लेंथ कम हो जाए, रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, तो एन कम हो जाएगा, सेंसिटिविटी उधर से ज्यादा हो जाएगी, वो नहीं होनी चाहिए। तो क्या कर सकते? रेसिस्टेंस कम करने का और तरीका बताइए। तो आंसर है, जो वायर हम यूज करेंगे लपेटने के लिए, उस वायर को थोड़ा सा मोटा कर देंगे। तो अगर उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया, तार मोटी हो गई, तो उसका रेसिस्टेंस कम हो जाएगा और उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। अदरवाइज नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स कम कर देंगे तो रेसिस्टेंस कम तो होगा, लेकिन एन भी कम हो जाएगा, दोनों कम हो जाएंगे। और अगर ये दोनों कम हो गए तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए रेसिस्टेंस कैसा करना चाहिए हमें? कम। कैसे कम करना चाहिए? दिस वायर शुड बी थिकर, to increase sensitivity of voltage। तो ये गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी। दिस गैल्वेनोमीटर इज ए वेरी वेरी सेंसिटिव डिवाइस। ये 0.00001 एम्पियर को भी सेंस कर लेता है। इट इज सो सेंसिटिव। ठीक है? इवन ह्यूमन बॉडी में नर्व्स में जो करंट होती है, उस करंट को भी ये सेंस कर सकता है। ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन का सोर्स क्या होता है? आंसर, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से
इसका प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रिक करंट से टॉर्क बनता है मैग्नेटिक फील्ड में, और टॉर्क के कारण मैग्नेट ये इसका कॉइल घूमेगा, और ये आई किसके प्रोपोर्शनेट हो जाएगा? फाई के प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट वन। इसमें हम एक बार स्टैंडर्ड करंट फ्लो कराकर देखते हैं और उसके अनुसार इसका कैलिब्रेशन कर लेते हैं। कैलिब्रेशन जैसे हमने किसी मेथड से निकाला कि हमारे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो 1 मिली एम्पियर है, उस करंट को इस गैल्वेनोमीटर से ले गए, ये कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, जहां तक ये ऐसा डिफ्लेक्ट हुआ वहां पर हमने लिख लिया 1 मिली एम्पियर, क्योंकि हमको मालूम है करंट कितनी है? 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर लिख लिया, उसके बाद उसका डबल कर दिया 2, 3, 4, उल्टी तरफ ले गए -1, -2, माइनस। ये हमने क्या कर लिया? कैलिब्रेशन। अब इस गैल्वेनोमीटर से दूसरे गैल्वेनोमीटर का, उससे तीसरे का, इससे चौथे का, इस तरह से सबका कैलिब्रेशन हो जाता है। तो हमको हर बार उसका एन, ए, ये सब काउंट करने की जरूरत नहीं होती है, ये कैलिब्रेशन से किया जाता है। जैसे हम तराजू में नए बाट बनाते हैं तो पुराना एक बाट रखते हैं 1 किलो का, इधर नया रखा, कम हुआ तो कम किया, ज्यादा हुआ तो ज्यादा किया, करके जब बराबर हो गया तो उस पर भी 1 kg लिख लिया। दैट इज नोन एज कैलिब्रेशन। इस तरह से गैल्वेनोमीटर को भी कैलिब्रेट कर लिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट गैल्वेनोमीटर। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाउ कैन बी कन्वर्टेड इनटू एम्पियर मीटर एंड वोल्ट मीटर। थैंक यू।